हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड अब तक इंटरनेशनल खबरें लगातार पहुंचा रहा है। मिडिल ईस्ट के बारे में जब भी बात की जाती है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या ये कि क्या इन दोनों मुल्कों में जंग होगी। ये सवाल बहुत ही अहम है और ऐसा लगता है कि अगर ये जंग हुई तो इससे दुनिया के आने वाले वाक़यात बहुत हद तक मुतासिर होंगे। अमेरिका में नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसमें जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान से जंग करने का रिस्क लेंगे। अभी तक के हालात से तो लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अचानक कुछ भी करने के लिए मशहूर हैं, इसे देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने जनवरी के शुरू में ईरान के कुद्स ब्रिगेड के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस को ड्रोन के हमले से बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक जिस तरह से मारने का हुक्म दिया था, उसे आज तक खुद अमरीकी सियासतदां और सरकार में बैठे लोग गलत मानते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी अमेरिका के इस फैसले को इंटरनेशनल कानून के मुताबिक गलत बताया है। आज के एपिसोड में हम अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या नहीं, इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। एपिसोड कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आखिर तक ज़रूर देखें ताकि बहुत सी हकीकतें समझ सकें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या नहीं, इसे समझने के लिए आपके सामने मैं कुछ ताज़ा खबरें रख रहा हूं जो दोनों तरफ यानी अमेरिका और ईरान से आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ वाक़यात भी याद दिलाऊंगा ताकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसके सबूत भी आपके सामने हों। अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को बहुत कुछ समझ आने लगा होगा। दुनिया सिर्फ ऐसी नहीं है जो बीबीसी और सीएनएन बताते हैं, बल्कि अगर नज़दीक से देखें तो हकीकत उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रायन ने रूस और चीन से अपील की है कि वे ईरान के खिलाफ हथियारों की खरीद और बेचने पर लगी पाबंदी को अक्टूबर से आगे बढ़ाने के अमेरिकी प्रपोजल के खिलाफ वीटो ना करें। खबर यह है कि उन्होंने रूस और चीन से बहुत ही हेल्पलेस और बेबस अंदाज में ये अपील की है। आपको बता दूं कि ईरान और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी, जिन्हें P5+1 भी कहा जाता है, के बीच 2015 में न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसके तहत 5 साल बाद यानी अक्टूबर 2020 में ईरान से यूनाइटेड नेशंस के हथियारों पर लगी पाबंदी हट जानी थी। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदियां जारी रहें, जो अब से पहले के समझौते के खिलाफ है। दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने पर पछतावा भी होने लगा है, क्योंकि अगर वो समझौते का हिस्सा होता तो वो इस पाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी तरीके से दबाव डाल सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मई 2018 में इस समझौते से अलग कर लिया था और साथ ही ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान पर लागू हथियारों पर लगी पाबंदियों की मुद्दत को अक्टूबर से आगे इजाफा कराया जा सके। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने हाल ही में दावा किया है कि अगर ईरान से हथियारों की पाबंदी हट जाएगी तो ईरान खरीदे गए हथियारों का पुरअमन मकासद यानी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वाशिंगटन का कहना है कि अगर उसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला तो वो न्यूक्लियर समझौते में मौजूद इख्तलाफ के हल के तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा
ताकि ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की सभी पाबंदियां फिर से लागू हो सकें। ईरान और न्यूक्लियर समझौते में शामिल बाकी मुल्कों का कहना है कि इस समझौते से निकलने के बाद अमेरिका को इस तरह का कोई हक हासिल नहीं है। इस पर रूस और चीन कह चुके हैं कि वे इस तरह के किसी भी प्रपोजल को गैर कानूनी समझते हैं और बिना झिझक उसे वीटो कर देंगे। इस बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों की मुद्दत को आगे बढ़ाया गया तो न सिर्फ न्यूक्लियर समझौता खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि ईरान न्यूक्लियर अप्रसार संधि यानी एनपीटी में बने रहने पर भी दोबारा गौर करेगा। उधर ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदगी करने वाली कैली क्राफ्ट ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट के मुल्कों की सिक्योरिटी का बहाना पेश किया है। उनका कहना है कि पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाया जाना ज़रूरी है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों की सिक्योरिटी के साथ साथ अमेरिकी फ़ौजियों की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये मुद्दत नहीं बढ़ाई गई तो ईरान इलाके में अपने अलायंस पार्टनर्स को ज़्यादा मॉडर्न हथियार देगा। जब अमेरिकी ईरान के घटकों की बात करते हैं तो उनमें न सिर्फ दोस्त हुकूमतें होती हैं बल्कि हिजबुल्लाह, हमास, इराक के हशद शाबी और यमन के हूथी जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी शामिल होते हैं। यमन के हूथियों के ज़रिए सऊदी अरब पर की जाने वाली जवाबी कार्रवाई, लेबनान के हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन के हमास के ज़रिए अक्सर इजराइल के साथ होने वाली झड़पों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब कहते रहते हैं कि ये सब हथियार ईरान मुहैया करा रहा है। सितंबर 2019 में सऊदी अरब के अरामको कंपनी के 2 तेल कारखानों पर हुए हमलों पर भी यही कहा गया था। इस बीच एक और बहुत ही अहम खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ़ौजी कमांडर जनरल केंथ मैककेंजी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की पॉलिसी में जंग का ऑप्शन शामिल नहीं है। उन्होंने लेबनान के LBCI टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर का हथकंडा फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक है और बुनियादी तौर से इसमें फौजी पहलू नहीं है। मैककेंजी ने पिछले महीने भी कहा था कि ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी में जंग का ऑप्शन शामिल नहीं है। आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालकर उसे बातचीत की मेज़ पर लाया जा सकेगा और उनके हिसाब से एक बेहतर समझौता करना मुमकिन होगा। 2 साल से जारी ट्रंप की ये कोशिशें अब तक बुरी तरह से नाकाम रही हैं और इसीलिए अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 3 महीने पहले अब ट्रंप की जमकर नुक्ताचीनी हो रही है। ट्रंप की नुक्ताचीनी करने वालों का कहना है कि उनके पास ईरान के खिलाफ कोई पॉलिसी ही नहीं है और वे बिना वजह ईरान के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं और अमेरिका को उसके अलायंस पार्टनर्स यानी दोस्तों से दूर कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर के बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में अमेरिकी फैसले को पूरी तरह इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बताया गया है। इस पर रिएक्शन देते हुए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मॉर्गन ऑर्टगस ने यूनाइटेड नेशंस की खास रिपोर्टर एग्नेस कैलामार्ड के उस बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने कासिम सुलेमानी के मर्डर को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए रिपोर्ट जारी किया जाना और जनरल सुलेमानी पर हमले के लिए अमेरिका की नुक्ताचीनी एक तरह का वैचारिक दिवालियापन है। इस बीच ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सैयद अब्बास मूसवी ने जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में अमेरिकी जिम्मेदारों के उल्टे सीधे बयानों का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिका के लिए उनके मरने के बाद उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स के ज़रिए अपने गुनाह को सही बताने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी इलाके और दुनिया में आतंकवाद और कट्टरपंथ ख़ास तौर से दाइश आतंकवादियों के फैलाव के सामने सबसे बड़ी रुकावट थे और सुलेमानी के मर्डर से ये साबित हो गया है कि दाइश और टेररिज्म मिडिल ईस्ट पर कब्जे के लिए अमेरिकी खेल का हिस्सा है और आतंकवाद के खिलाफ जंग का अमेरिका का दावा पूरी तरह से खोखला है।
अब मैं आपको कुछ वाक़यात याद दिलाता हूं ताकि आपको इस इलाके में ताकत का तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ पावर किस तरफ जा रहा है उसके सबूत भी मिल सकें। जून 2017 में जब ईरान की पार्लियामेंट और वहां के रिवॉल्यूशन के लीडर आयतुल्ला खुमैनी के मज़ार पर दाइश आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक ईरानी मारा गया था, उसके एक हफ्ते के अंदर ईरान ने दाइश के कंट्रोल वाले सीरियाई शहर देर ज़ोर को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए जिसमें 18 आतंकी मारे गए। ये हमले ईरान से शुरू होकर के पूरा इराक क्रॉस करके फिर सीरिया में ये हुए थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही थी। सितंबर 2019 में अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे मॉडर्न ड्रोन ग्लोबल हॉक को जब ईरान ने अपने इलाके में आने पर मार गिराया, उसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी धमकियां दी जाने लगीं। उस पर ईरान ने जो कहा वो काफ़ी अहम और दिलचस्प था। उन्होंने कहा, हमने आप पर रहम किया है। जिस वक्त ड्रोन गिराया गया है उसी वक्त ईरान की सीमा में एक अमेरिकी फौजी जहाज भी था, उसे नहीं मारा गया। ये एक बड़ा एहसान है। एक और खबर आई थी कि ड्रोन के गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ओमान के ज़रिए ईरान को एक पैगाम भेजा कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान के किसी जंगली या पहाड़ी इलाके में छोटा मोटा हमला करना चाहता है। दरख्वास्त ये की गई थी कि अमेरिकी हमले पर ईरान जवाबी कार्रवाई ना करे। इस पर ईरान ने साफ कहा था कि अगर कहीं भी ईरान की ज़मीन पर हमला हुआ तो इसे हम जंग की शुरुआत समझेंगे। जंग शुरू आप करेंगे और ख़त्म करना हमारे इख्तियार में होगा। इसके बाद एक खबर आई कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले हमला करने से रोक दिया गया। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। जवाब ईरान का मिलने के बाद ट्रंप अपना फैसला लेने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा इसी साल 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की अमेरिका के ज़रिए बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक हवाई हमले में मर्डर किए जाने के बाद 8 जनवरी को ईरान ने इराक में बगदाद के नज़दीक अमेरिकी फ़ौजी छावनी अल असद और अरबिल के नज़दीक अमेरिकी फ़ौजों पर 1 दर्जन से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमले किए थे। इसके बाद भी अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं की। आपने देखा कि अमेरिका एक तरफ ईरान के ख़िलाफ़ मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है, उसके बावजूद ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाने में नाकाम रहा है। दूसरी तरफ अपना ड्रोन गिराए जाने के बाद ईरान को ये मैसेज भेज रहा है कि हम छोटा हमला करेंगे, आप बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जैसे ही ज़ोरदार जवाब मिलता है तो कह देता है कि हमने हमले का फ़ैसला 10 मिनट पहले वापस ले लिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ़ौजी कमांडर मैककेंजी कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी में जंग की ऑप्शन नहीं है। उधर अमेरिका ईरान पर हथियारों पर लगी पाबंदियों के ख़त्म होने से डर रहा है। जहां उसने एक तरफ कहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने दोस्तों को मॉडर्न हथियार देगा, उससे अमेरिका के दोस्त मुल्कों को ख़तरा बढ़ेगा। साथ ही ये भी कबूल किया जा रहा है कि ईरान पर हथियारों पर पाबंदी हटने से इलाके में अमेरिकी फ़ौजी भी ख़तरे में आ जाएंगे। ड्रोन गिरा दिया जाता है और जनरल सुलेमानी के मारे जाने पर इराक में अमेरिकी छावनियों पर जवाबी कार्रवाई होती है, तब भी अमेरिका को गुस्सा नहीं आता। ईरान तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका के पड़ोस में उसके दुश्मन वेनेजुएला में तेल और खाने का सामान पहुँचाना शुरू करता है, तब भी अमेरिका को गुस्सा नहीं आता। हालांकि इससे पहले उसने बहुत सी धमकियां दी थी। अगर ये सब सामने की हकीकत है और उसके बाद भी कोई खुद को सुपर पावर कहलाने का शौक़ पूरा करना चाहता है, तब तो उसी अमेरिका और इजराइल का मीडिया ढोल बजाता रहे और ट्रंप साहब खुद को दुनिया का चौधरी बताते रहें। इस सब से क्या होता है? हकीकत तो यह है कि जो आपके सामने रखी जा रही है, इन खबरों और वाक़यात से जो नतीजा निकाला जा सकता है वो ये है कि अगर अमेरिका को इस सब के बावजूद गुस्सा नहीं आ रहा है तो वो कमज़ोर है और वो ईरान के साथ जंग शुरू करने की हालत में नहीं है। इससे ये भी साबित हो गया कि ईरान ने अमेरिका की ग़ुलामी से निकलकर कितनी मजबूती हासिल की है, जो कि इलाके के बाकी मुल्कों में नहीं है और वो आज भी उसी तरह से ग़ुलाम हैं। ऐसा है तभी तो खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका
ईरान के बारे में किसी बड़े फैसले से पहले सैकड़ों बार गौर करने पर मजबूर हो गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।